का, जो कि लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम लिख लो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एडिट करवा के मानेगा। चलो कोई नहीं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें बात क्या करनी है पहले वो समझ लो। आपने 10th में पढ़ा था रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट, दोनों में कुछ थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, रेस्पिरेशन का मीनिंग पढ़ा था, यही करा था। ज्यादा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी कुछ पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग का, यही हुआ था। 10th का याद है कुछ? ठीक है। तो यहां जो आपका वो रेस्पिरेशन पढ़ा था, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो नहीं करना है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में पहले डिफरेंस समझना है। तो पहले हेडिंग बनानी है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए लिखोगे पहला पॉइंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। सबसे पहली बात, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें सिर्फ होता है क्या है, गैसेस एक्सचेंजेस। ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, जिसे हम और एक नाम से कह सकते हैं वेंटिलेशन। गैसेस का एक्सचेंज होना, दैट इज अ वेंटिलेशन। ठीक, तो ब्रीदिंग का मतलब समझ आ गया कि ये प्योरली कैसा प्रोसेस है, फिजिकल। इसमें सिर्फ क्या होना है, गैसेस एक्सचेंज होना है। किसके बीच गैसेस एक्सचेंज होना है? एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच। किसके बीच? एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। एक और बात आप समझ लो, पूरा देखो, प्लांट आपने पढ़ा हुआ है। प्लांट में एक प्रोसेस होता है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस। इससे आपको पूरा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली ब्रीदिंग और इसका मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था आपने? लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होएगी। और कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है, प्लस इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। यही हुआ था। अब अगर यही कोई एनिमल है, इस नेचर में एनिमल भी है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए होता है? वो जो यहाँ पे देखो इनटेक, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन एनिमल्स का इनटेक होता है ऑक्सीजन। और वो ग्लूकोज को भी एज अपने वो फूड के साथ इनटेक करेगा। ठीक है। और एनिमल्स में, एनिमल्स का एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसे हम कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहेंगे, उसकी मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करेगा। और इनके पास एक अपना ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, जिसे हम कह देते हैं, ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, एक्चुअली ये जो चैप्टर बेस्ड है वो ह्यूमन के लिए। ओवरऑल हम एक बार बात करेंगे किसके लिए, कहाँ पे क्या है, बट हम बेसिकली अभी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड एज अ हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है, और ब्लड ये जो ऑक्सीजन है एंड ग्लूकोज, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल्स तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? सेल्स, या फिर आप क्या बोलोगे, टिश्यू तक ले जाएगा। और इन सेल्स में इसको हम मान लेते हैं ऐसा कुछ एक सेल हमने बना लिया। इन सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या होगा?
ऑक्सीडाइज होगा, या हम जिसे कहेंगे कि ब्रेक होगा, एंड अगेन दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है, दिस इज यूज्ड बाय प्लांट, जो आपने यहां लिखा हुआ, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है। तो पूरी बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन, अब ये जो बात है देखो, जो ऑक्सीजन एनिमल ने इनटेक करा, कहां से, ये कहां होगा, एटमॉस्फेयर में, ये कहां होगा, एटमॉस्फेयर से जो इनटेक करा एनिमल ने ऑक्सीजन, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, क्या क्या, बॉडी में ऑक्सीजन का एंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। लेकिन जब ये सेल के अंदर ऑक्सीजन जाए और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ, सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली दोनों वर्ड का मतलब अब आपको समझ आ गया, ब्रीदिंग आपके सामने है। कभी भी ऐसे अगर आपको बोलना है तो आप ये बोलोगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो आपका मतलब ये होगा कि इसकी बात चल रही है। ब्रीदिंग में क्या आएगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड वो ट्रांसपोर्टेशन, और ये एक्सहेल भी, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन ये सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस चलते हैं, ये केमिकल चेंजेस चलते हैं, वो हमारा क्या कहा जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग का पार्ट नहीं है। और दूसरी बात, इन जनरल ब्रीदिंग को, या फिर जो हम यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब समझ रहे हैं कि गैसेस को इनटेक करना, ट्रांसपोर्ट करना, और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको एक्सहेल करना, बाहर रिलीज करना, इसके लिए हम इन जनरल वर्ड यूज करते हैं रेस्पिरेशन। सिर्फ ये जनरली यूज होने वाला टर्म है, बट ये सही नहीं है, बट क्योंकि जनरल यूज होता हुआ आया है अभी आपके साथ, आपने जब भी पीछे कभी भी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हमेशा यही रेस्पिरेशन बताया गया। तो ब्रीदिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आप इसको बनाओ, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखकर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए पहला पॉइंट लिखो, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब, हाँ, जिसमें आपका कुछ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, दैट इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी दो टाइप की है ना। प्राइमरली, अब देखो मैं इस बात को अभी बोल रहा हूं, बाकी आगे इसको करेक्ट करूंगा। सेलुलर रेस्पिरेशन को प्राइमरली ये कंसीडर किया जाता है, दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, बट ये गलत है, अभी तक आपने यही पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, है ना, ब्रेकडाउन होगा, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे एक एग्जांपल लिया आपने, ये आपने पढ़ा था C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को, यहाँ आ जाएगा 6, तो बन जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। क्या बन जाता है, एनर्जी, वो भी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। यही पढ़ा था अभी तक, ठीक। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो अभी आपको पता है, बट ये गलत है। अभी प्राइमरीली आपको याद रखना है, एक्चुअली रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, मैं दोनों बात लिख रहा हूं यहीं पे।
एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? एम्फीबॉलिक प्रोसेस अभी अब तक आपने सुना नहीं था कि क्या होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है या तो फिर एनाबॉलिक होता है, या तो डिस्ट्रक्टिव होता है या फिर कंस्ट्रक्टिव होता है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस हम उसको बोलते हैं जिसमें दोनों प्रोसेसेस चलते हैं। सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कैटाबॉलिक नेचर के होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एनाबॉलिक नेचर के होते हैं। वो अपन जब बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की डिटेल में, जो कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वहां पढ़ना है। अभी सिर्फ हमें बात करना है ब्रीदिंग का। किसका? ब्रीदिंग का। कैसे हम इनहेल करते हैं, वो गैसेस कहाँ, कैसे ब्लड तक जाती हैं, सेल तक कैसे जाती हैं, फिर हम कैसे एक्सहेल करते हैं। बस इतनी सी बात करनी है। जो अभी हम बात कर रहे हैं ये नहीं करना है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है दैट ब्रेक्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपने ये रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये होता है आपके रेस्पिरेशन में। और इसका, इस सेलुलर रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल फॉर द फॉर द क्या आपको बोलोगे, वाइटल एक्टिविटीज। जो आपको बीइंग लिविंग बीइंग बना रहा है, जो लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए ये एटीपी का जो एनर्जी है वो यूज किया जाएगा। उसके साथ साथ रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सारी जगह पे एनर्जी यही यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहना चाहिए। अभी और क्लियरिटी मिलेगी जब दोनों चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे, या फिर ये ब्रीदिंग जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने रेस्पिरेशन क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, अब चलते हैं फिर से हम ब्रीदिंग पर। यहाँ डिफरेंस की बात हो गई रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। अब हम फिर से चलेंगे ब्रीदिंग पर। इसकी जिक्र हम फिर से करेंगे कहाँ? प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी नहीं करने वाले, अभी कुछ इसका डिस्कशन नहीं होगा। अब हेडिंग बना लो। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग क्या है? क्या ब्रीदिंग सिंगल स्टेप प्रोसेस है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और वो मल्टी स्टेप प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम पहले बात करेंगे कि ब्रीदिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए, स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। ये समझना है, स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग एनसीईआरटी में सारा लिखा हुआ है। आपके सामने एनसीईआरटी की बुक अगर है तो देखो, आपका पेज नंबर जो कुछ भी होगा, पेज नंबर नई वाले में अलग होगा, पुरानी वाले में अलग होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे ये लिखा हुआ है। थर्ड पेज, नहीं इसके आगे जाओ, दो पन्ना आपने, हाँ ये रहा आपके हाथ के नीचे। स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं वो अपन एक एक का डिस्कशन करेंगे, एक एक को समझेंगे। पहला स्टेप है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। पहला स्टेप है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या फिर क्या इसको बोलोगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, जब भी हम एटमॉस्फेरिक एयर वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब आपको समझना है ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड जो ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ
cells comes out या released out। बस इतना सा काम होता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या समझते हो? गैसेस, यही समझते हो? जैसे कमरा आपका वेंटिलेटेड है कि नहीं, ऐसे कहते हैं ना, घर का कमरा कैसा होना चाहिए? वेंटिलेटेड मतलब बाहर की हवा अंदर आए और अंदर की हवा बाहर चली जाए, ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन। इसे हम कमरे में क्या बनाते हैं? क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ से निकल जाए, इसको बोला जाता है क्रॉस वेंटिलेशन। वैसे वेंटिलेशन के और भी तरीके हैं। एग्जॉस्ट लगा दो, एक तरफ से हवा की एंट्री है, उधर से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, बट आपकी जो यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब है बस इतना कि एटमॉस्फेरिक एयर को आप ड्रॉन इन करो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज अ लंग्स, लंग्स के तक पहुंचना, और लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के पास, वो कैसे आता है, कहां से आता है, वो अपन बाद में बात कर रहे हैं अभी आगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एयर में रिलीज करना, दैट इज अ ब्रीदिंग। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप लिखो। दूसरा स्टेप दिया हुआ है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेप में आएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अक्रॉस? अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। दूसरा स्टेप ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। अब आपने 10th में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम बनाया था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है ना? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके हमारा ये विंड पाइप डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस एंड लंग्स, ऐसा कुछ बनाया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं ये सब बातें, बट इन जनरल एक आप इसको रिकैप कर रहे हैं, है ना? तो ये कई स्टेप पर इनकी जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होती है, एंड फाइनली दे हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एयर सैक, एल्वियोलाई या फिर एयर सैक। तो जो आप एयर एटमॉस्फेयर से इनहेल करोगे, ड्रॉन इन करोगे, दैट इज ऑक्सीजन रिच। वो कैसी गैस होगी? ऑक्सीजन रिच। ये आपकी गैस पहुंचती है फाइनली इस एयर सैक के पास, ठीक है। एयर सैक इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा डेंस सप्लाई होती है, वो भी कैपिलरीज की, एंड कैपिलरीज आर द परमिएबल फॉर द गैसेस, ठीक है। तो ये गैसेस जो यहाँ पे ऑक्सीजन है आई हुई है, ऑक्सीजन रिच एयर जो आया हुआ है, और जो यहाँ की ब्लड वेसल है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। कहाँ से आता है? आपके बॉडी पार्ट से आता है, या हम कह सकते हैं कि टिश्यूज से आता है। ये मान लो ब्लड वेसल हमने बना दिया, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। तो जो हम यहाँ पे देखो ड्रॉन इन कर रहे हैं एयर, कौन सी? ऑक्सीजन रिच एयर। वो ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन एंटर कर जाता है इस ब्लड में, एंड इधर वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एल्वियोलाई में। कहां पे आ जाता है? एल्वियोलाई में। सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है और कुछ अलग से नहीं। कौन सा प्रोसेस है? सिंपल डिफ्यूजन। तो दूसरे स्टेप पर यही होता है, जब तक यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर सैक में नहीं आएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच, वो फिर कैसे रिलीज आउट करेगा? तो वो कैसे होता है? अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन होता है दोनों गैसेस का, ब्लड और एल्वियोलर सैक के बीच। किसके किसके बीच? ब्लड एंड एल्वियोलर सैक के बीच। एल्वियोलर सैक में आपका ऑक्सीजन रिच एयर है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर जाती है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाता है? एल्वियोलर सैक में। फिर जो हम एक्सहेल करते हैं, देन दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस रिलीज्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। बात समझ आई अभी? तो दूसरे स्टेप की हम बात ये कर रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बना कहां, या फिर जो हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल या टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहां तो सिर्फ एक्सचेंज हुआ है,
ऑक्सीजन रिच ब्लड बना है। अब ये ब्लड किसी टिश्यू या किसी सेल के पास जाता है एंड दैट सेल दैट टिश्यू यूजेस द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वो सेलुलर रेस्पिरेशन वाली बात याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में लिखो क्या आएगा ब्रीदिंग का थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ब्लड जो है हमारा वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। डबल सर्कुलेशन याद है ना? डबल सर्कुलेशन में अगर यहाँ पे थोड़ा सा रफली बनाऊं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट था, ह्यूमन बीइंग का कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हम यहाँ पे लंग्स बनाते थे, ठीक, और हमने बॉडी पार्ट्स यहां बना लिया। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट पंप्स द ब्लड इनटू बॉडी पार्ट्स, ठीक, एंड राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप करता है किसको? ब्लड, लंग्स को, ठीक। एंड लंग्स में जो अभी हमने बात करी ये क्या होगा? डिफ्यूजन होगा गैसेस का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो जो ब्लड होगा लंग्स में, यहां जो ब्लड आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, इंक्रीज्ड अमाउंट में होता है। लेकिन जब लंग्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपका एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और इधर कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्वियोलर सैक में चला गया। फिर जो ब्लड यहां से लंग्स से कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, दैट इज रिच विद सॉरी ऑक्सीजन। किसके साथ रिच हो जाता है वो? ऑक्सीजन के साथ। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू द होल बॉडी पार्ट्स, है ना। एंड होल बॉडी पार्ट से यहां क्या होगा? ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। और आपने अभी सेलुलर रेस्पिरेशन का देखा था एंड प्रोडक्ट की हम ग्लूकोज का रिएक्शन जो लिखा अभी, ऑक्सीजन यूज होता है एंड बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यही बना था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एडेड टू द ब्लड, अगेन एडेड इनटू द ब्लड। वो ब्लड में ही ऐड करा जाता है, टिश्यूज में बनता है, सेल्स में ये रिएक्शन चलती है ना। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है इट इज एडेड इनटू द ब्लड। अब वो ब्लड हमारा बॉडी पार्ट से कहां आएगा? राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब ये जो राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट वेंट्रिकल में, एंड यहाँ देखो लंग्स के पास कैसा ब्लड जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। यहाँ पे प्योरिफिकेशन, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड स्टेप की बात हो गई। थर्ड स्टेप में जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे वो बॉडी तक, बॉडी पार्ट्स तक तो पहुंचना चाहिए। ऑक्सीजन रिच ब्लड तो लंग्स के पास आ गया एक्सचेंज की वजह से, लेकिन अभी बॉडी पार्ट्स तक तो नहीं पहुंचा ना। बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि ये जो लंग्स के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है दैट कम्स इनटू द राइट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल पंप्स द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द होल बॉडी पार्ट्स। अब वहां पे ये जो आप होल बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सिर्फ यही नहीं है, ये तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल में
and that is also added into the blood, and that carbon dioxide rich carbon dioxide is transported by the blood into the right auricle pumps into the right ventricle, and right ventricle pumps to the lungs. तो ट्रांसपोर्टेशन में दोनों बातें समझनी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स या सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये तो आपको क्लियर है, जो आप ये बात हो ही गई है। तो फोर्थ पार्ट में है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या आप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहां वाला पार्ट, ये बॉडी पार्ट्स की बात है। बॉडी पार्ट्स में जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आया था, तो यहाँ के सेल्स के बीच डिफ्यूजन होना चाहिए। ऑक्सीजन ब्लड में सेल्स में जाए और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आए? ब्लड में आए। इसको हम अगर ब्लड मान रहे हैं और इसको हमने टिश्यू मान लिया, तो यहाँ का ऑक्सीजन सेल में आ जाए, से ये ऑक्सीजन यूज कर लिया जाए सेलुलर रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो ब्लड में ऐड कर दिया जाए। ये आपका क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो डिफ्यूजन दो जगह है। डिफ्यूजन यहां लंग्स में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एंड अगेन डिफ्यूजन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। बात समझ आई इतनी? एंड लास्ट स्टेप इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल इन कैटाबोलिक रिएक्शंस। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यहां सेल के लिए कह रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो कैसे बनेगा? जब कैटाबोलिक रिएक्शंस चलेंगी। तो लास्ट स्टेप पे क्या लिखोगे? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल टू by the cell in catabolic reactions to produce कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। तो ये 5 स्टेप याद रखना, और इन पे ना इतने क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हाँ, ये कर सकते हो। ये एक्चुअली जो हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ना, ये कोई भी चाहे वेंटिलेशन की बात कर लें, चाहे यहाँ डिफ्यूजन की बात कर लें, या ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ये डिफ्यूजन या ये यूटिलाइजेशन की बात कर लें, कोई सिक्वेंशियल इवेंट नहीं। पहली बात, ये सारे इवेंट्स साइमल्टेनियस, मतलब समझ गए, साथ साथ चल रहे है ना। तो ऐसा कोई सीक्वेंस में इसलिए लिखा जाता है कि हमारे पास साइमल्टेनियस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग ही है, साइमल्टेनियस नहीं। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा जाता है। हाँ, ये आपको अंडरस्टूड रखना है, ये समझ के रखना है कि ये कोई सीक्वेंशियल इवेंट नहीं है। वो देखो थोड़ा सा ना अभी लगेगा, क्योंकि आपको एनिमल किंगडम का अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है। एनिमल किंगडम अभी नहीं पढ़ा है। एक चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट में एनिमल किंगडम, वो पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। बट अभी जो मैं आपको जितना कह रहा हूं उतना याद करना है बस, जैसे वहां तक जाते जाते ना फिर पूरी तरह से तैयार हो जाए। अभी हम एक बार पूरे एनिमल किंगडम में जितने एनिमल्स हैं, है ना, जहां से हमने पढ़ा है, सारा फाइलम का नाम आई थिंक आपको याद होगा,
याद है, पोरीफेरा, ये सारे फाइलम्स याद होंगे। उन सभी पूरे एनिमल किंगडम में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या वेरिएशन, क्या डाइवर्सिटी है, या सभी के पास एक जैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो आंसर आपका ये होना चाहिए कि नहीं, सभी के पास एक जैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये चेंज होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है उस एनिमल का हैबिटेट क्या है। पहला पॉइंट याद करो, क्या? हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कि उस ऑर्गेनिज्म का, उस एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है तो सिंपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है ना। अगर मैं यही बात करूं फिशेस के पास क्या है? गिल्स हैं। यही मैं बात करूं एम्फीबियंस के पास क्या है? वो फिशेस से थोड़ा सा एडवांस है तो उनके पास लंग्स भी है, स्किन भी है, लेकिन उनके एक जो लार्वल स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा, टेडपोल में आपको सिर्फ गिल्स है। ठीक है, तो ऐसे पूरे एनिमल किंगडम में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। हेडिंग बना लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। सारे एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक बार आपको देखना है। मैं फाइलम और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम एक आपको चार्ट के थ्रू समझना है, याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा इसलिए आपको ये तैयार करना है। फाइलम का नाम है पोरीफेरा। कौन सा नाम है? पोरीफेरा। फिर उसके नाम लिखोगे, उसके बाद लिखोगे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अगर इसको ये नाम पहली बार पता चल रहा है तो कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब पता चलेगा, डिटेल इसके बारे में पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, और एस्केहेल्मिन्स। इन सभी फाइलम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका जनरल बॉडी सरफेस है। मतलब समझ आ रहा है? बॉडी सरफेस से ही वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेता है और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। वैसे मान लेते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म का अगर बॉडी है तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इसमें बॉडी सरफेस से ही इनटेक कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास इनका बॉडी सरफेस है, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेसेस किन के पास है? प्रोटोजोआ भी इसमें ऐड कर लो। एक सिंगल सेल एनिमल किंगडम में वो नहीं आता बट एनिमल्स इसमें आते हैं, तो एक फाइलम और ऐड कर लो, प्रोटोजोआ, जिसमें आपने कुछ एनिमल्स के नाम पढ़े हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, वो प्रोटोजोआ फाइलम के हैं। ठीक है, तो ये सारे फाइलम्स में जनरल बॉडी सरफेस एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो आप अभी आपको कल डीपीपी मिलेगी तो उसमें जब सॉल्व देखोगे तो यही पूछा जाएगा कि इस फाइलम में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे पोरीफेरा में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, या फिर जनरल बॉडी सरफेस किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इनमें से कोई एक फाइलम का नाम देके पूछ लिया जाएगा या फिर मल्टी ऑप्शंस में देके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फाइलम का नाम लिखो, एनीलिडा। एनीलिडा। अर्थवॉर्म का नाम सुना है सबने? वो एनीलिडा इसी फाइलम का मेंबर है, एनीलिडा का मेंबर है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के पास जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज द मॉइस्ट स्किन। इनका जो बॉडी का स्किन है, अर्थवॉर्म को कभी टच किया होगा तो कितना भी ड्राई हैबिटेट पे चला जाए, जैसे सूखी मिट्टी पे भी चला जाए, वैसे वो रहता तो मॉइस्ट हैबिटेट पर ही है,
जहाँ नमी मिट्टी हो, है ना, थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, वही रहता है। लेकिन बाई चांस कभी वो ड्राई हैबिटेट पे चला जाए तो उसका स्किन कभी भी ड्राई नहीं होता, मॉइस्ट ही रहता है। अगर ड्राई हो गया तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, गैसेस एक्सचेंज ब्लॉक हो जाएगा। तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही उनका बॉडी का मॉइस्ट स्किन है। मॉइस्ट क्यूटिकल एक्चुअली लिखेंगे, स्किन ना लिखकर क्यूटिकल लिखो। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट क्यूटिकल है। उसके बाद फाइलम आता है ऑर्थ्रोपोडा। एनिलिडा के बाद आता है कौन सा फाइलम? ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स तो समझ रहे होगे, इंसेक्ट्स तो आइडिया है ना, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके जो फीट हैं या जो उनके लिम्स हैं ना वो सेगमेंटेड हो, जैसे आपका एंट है, कॉकरोच है ना, ये सारे आपके ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई, दो क्लासेस हैं इसकी मेन। एक का नाम लिखना क्लास का, इंसेक्ट्स जिसमें आते हैं, टिपिकल इंसेक्ट्स जिसमें आते हैं। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकियल ट्री। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रैकियल ट्री। एंड दूसरा इनका एक ग्रुप है एरेक्निडा, और इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम है बुक लंग्स। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम आता है मोलस्का। ये सिंपल टाइप का एक लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है, ये अभी याद रखना, अभी बस इतना पेड होंगे। मोलस्का नेक्स्ट फाइलम जो नाम याद रखोगे। अभी इन सभी फाइलम्स के जब बारे में डिटेल बात होगी तब बात करते हैं। मोलस्का, मोलस्का में आपने एक एनिमल सुना होगा यूनियोपाइला। सीपी का नाम सुना है? सीपी, वो जो सैंड में आ जाता है ना, उसकी कवरिंग आती है, एनिमल तो मर जाता है। वो पंडित जी की शंख देखिए, उसके अंदर एक जानवर रहता है, वो उसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, वो जो जानवर है, ऐसे जानवर सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, इसलिए इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो एनिमल्स आते हैं मोलस्का, इस फाइलम में आते हैं, है ना। वो अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है गिल्स, मतलब ये एक्वेटिक हैबिटेट का एनिमल है। गिल्स हमें मिलेगा कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट के एनिमल्स में। ठीक। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है वैसे तो एक हायर फाइलम, लेकिन इनके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना जो बहुत सिंपल एनिमल्स की तरह हैं। तो इनका जो बॉडी सरफेस जो कि आपको सिंपल एनिमल्स में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज अ इनका बॉडी सरफेस है। तो यहां भी लिखोगे जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट फाइलम है आपका कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में हम सब आ जाते हैं। कुछ लोग इसको चोर डाटा भी पढ़ते हैं, हाँ ऐसा कुछ अपना प्रोनाउंसिएशन, इंडिया में तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो इनकी कई क्लासेस होती हैं, कॉर्डेटा में कई क्लासेस में इसको क्लासिफाई करा जाता है। तो कुछ क्लासेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे फिशेज हैं। तो फिशेज के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स। कुछ नेक्स्ट क्लास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस के पास इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? वैसे तो है लंग्स, है ना, लेकिन इनका मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो दैट इज द स्किन, मॉइस्ट स्किन। तो इनमें लिखेंगे क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन? एक तो मॉइस्ट स्किन लिखोगे,
लंग्स लिखोगे, मेढक कभी पकड़ा होगा तो आपको उसकी स्किन ना बिल्कुल मॉइस्ट रहती, कभी भी वो ड्राई नहीं होती, ठीक है। लंग्स, मॉइस्ट स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी इनका एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। किसका? हाँ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या होता है? बोलो भाई। मेढक देखा है? मेढक, उसका ये वाला पोर्शन ना अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। ये जो बक्कल कैविटी है आपकी, जो माउथ ओपन होने के बाद जो कैविटी है, दैट इज अ बक्कल कैविटी, और फेरिंग्स में जाके ओपन होती है, दैट इज अ टोटली, उसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो वो गैसेस एक्सचेंज यहां से भी करता है, उनके गैसेस एक्सचेंज इधर बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी होते हैं। एम्फीबियंस में एक बात याद रखना, इनका एक लार्वा होता है, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब एक लार्वल स्टेज आता है। जैसे यहाँ बटरफ्लाई में देखोगे तो आपको लार्वल स्टेज देखने को मिल रही है, डायरेक्ट बटरफ्लाई नहीं बनता, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं, है ना। जैसे कैटरपिलर लार्वा आता है, ठीक, फिर वो कैटरपिलर लार्वा फिर अपना कन्वर्ट होता है इसमें, कोकून बनाता है, कोकून के बाद वो बटरफ्लाई बाहर आता है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज आता है उसको लार्वल स्टेज बोला जाता है। जैसे फ्रॉग का भी एक लार्वा है जिसका नाम है टैडपोल। क्या नाम है इसका? टैडपोल। और टैडपोल के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है दैट इज द गिल्स ओनली। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। मतलब एम्फीबियंस के पास देखो मॉइस्ट स्किन, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के साथ साथ लंग्स भी हैं, लेकिन टैडपोल का जब भी नाम पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ गिल्स सोचना है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन वाला बात होता है, तो इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट वाला पोर्शन करके नोट करना। एम्फीबियंस के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आता है आपका बर्ड्स, या फिर बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स लिखेंगे। तो बर्ड्स के पास, या जिसे आप एव्स भी कहते हो, दोनों टर्म देखने को सेम मिलेगा। एक्चुअली टेक्निकली एव्स लिखते हैं, हम समझते बर्ड्स ज्यादा हैं तो बर्ड्स ही याद रखता है, ठीक है। बर्ड्स हैं, और कौन सा आपका एक क्लास है? रेप्टाइल्स हैं, और कौन सा? हम आप लोग इधर आते हैं, मैमल्स की क्लास में आते हैं, ठीक। तो इन सभी क्लासेस में बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज अ लंग्स है, ठीक है। तो ये आपने जो ओवरऑल बात देखी, सारे फाइलम्स में या सारे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है, एक पॉइंट लास्ट में नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन depends on the पहला पॉइंट है हैबिटेट ऑफ एनिमल एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। इन दो बातों पर डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, कि वो उसका हैबिटेट क्या है, क्या वो पानी में है या फिर वो क्या इंटरमीडिएट कंडीशन हैबिटेट पर है, या फिर पूरी तरह से अपना लैंड हैबिटेट पर है ना। या वो उस दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है आप, हाँ, हैबिटेट को देख के कंपैरिजन देख लो, जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट वाले एनिमल्स हैं सबके पास या तो जनरल बॉडी सरफेस है या फिर उनका क्या बोलेंगे गिल्स है, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल्स हैं उनके पास
लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हाँ, एम्फीबियंस के केस में थोड़ा सा अलग है। एम्फीबियंस के केस में, क्योंकि एम्फीबियंस पानी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों पे रह सकता है, तो इनके बॉडी में उस तरह से एडोप्टेशन है। स्किन से भी, ये मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेट कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है। जब पानी में है तो उनका स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहा होता है, और जब लैंड पर है तो उनका लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फ्रॉग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो दैट इज द मॉइस्ट स्किन। ज्यादातर वो रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज मॉइस्ट स्किन से करता है, तो ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका। 70% गैसेस एक्सचेंज लगभग वो अपना इस मॉइस्ट स्किन से करता है। ठीक, तो ये जो आपकी बात हो गई रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए, कि ओवरऑल एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं कि सबके पास एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन को जो बात करनी है, इस चैप्टर का जो फोकस है मेन, है ना, वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना, है ना। ये फोकस नहीं है कि सारे एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का समझना है। तो अब आप हेडिंग बना लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।